नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफॉर्मर देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करेंगे, साथ में ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों की चर्चा करेंगे, ट्रांसफार्मर के उपयोग यहां पर देखने वाले हैं और ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी, ट्रांसफार्मर की सीधी सी डेफिनेशन है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर दें, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो धारा को कम या ज्यादा कर दें। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, कि एक ऐसा उपकरण जो ऐसी परिपथों में वोल्टेज को बढ़ा या घटा दे ट्रांसफार्मर कहलाता है। कि जो ऐसी सर्किट होते हैं उसी के अंदर ट्रांसफार्मर को हम यूज लेते हैं और ये वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाला उपकरण होता है। वोल्टेज को इसकी सहायता से कम, कई ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो वोल्टेज को कम कर देते हैं, कई ऐसे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्टेज को ज्यादा कर देते हैं। तो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाला जो उपकरण है उसी को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, हमने 6 चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर पढ़ा था एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनोन्य प्रेरण। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए यहां से मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं कि जो ट्रांसफार्मर है केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। तो ये चीज क्लियर कर ले, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं, डीसी पर नहीं। क्लियर? देखिए ये वोल्टेज और धारा को एक साथ बढ़ा या घटा सकता है परंतु दोनों को नहीं। देखो इसका क्लियर करना, जब वोल्टेज को ये इंक्रीज करेगा तो धारा डिक्रीज होगी, धारा डिक्रीज होगी। या हम कह सकते हैं जब ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है तो धारा वहां पर इंक्रीज होगी। दोनों को एक साथ बढ़ा नहीं सकता, दोनों को एक साथ घटा नहीं सकता। क्लियर? और महत्वपूर्ण बात यहां पर देखेंगे, एसी सप्लाई की जो आवृत्ति है, एसी सप्लाई की आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी सप्लाई की जो आवृत्ति है वो नियत रहती है, आवृत्ति नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता। दोनों कुंडलियों के मध्य, इसमें 2 कुंडलियां लगी होगी, अभी हम आपको समझाएंगे कि दोनों कुंडलियों के मध्य विद्युत संपर्क नहीं होता, कुंडलियों के बीच में कोई विद्युत संपर्क नहीं होता और दोनों कुंडलियों के बीच में जो प्रभावी प्रतिरोध है वो अनंत होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई विद्युत संपर्क भी नहीं होता। चलिए देखिए इसका डायग्राम देखेंगे। यहां पर हमारे पास में ये लाइन एक बार फिर से देखिए, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं। अब यहां पर आप इसका डायग्राम अच्छे से देखेंगे कि ये हमारे पास में कुछ पटलित लोहे की पट्टिकाएं हैं, पटलित क्रोड है, कच्चे लोहे की बनी होती है।
एक के ऊपर एक बहुत सारी इस तरीके से पट्टिकाओं को रखकर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर हमारे पास में दो कुंडलियां हैं। ये हमारे पास में है प्राथमिक कुंडली। ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये वाली जो कुंडली है ये प्राथमिक कुंडली है, जो कि इसकी एक भुजा पर लिपटी हुई है, और इसी के ऊपर ही हम एसी वोल्टा स्रोत अप्लाई करते हैं, जिसे हम निवेशी वोल्टा स्रोत कहते हैं। इसकी दूसरी भुजा के ऊपर यहां पर आप देख रहे हैं एक अन्य कुंडली, इसको हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं, और ये द्वितीय कुंडली एक अन्य भुजा के ऊपर लिपटी होती है, और इसी के सिरों के ऊपर हम निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त करते हैं। ये हमारे पास में है द्वितीयक कुंडली। यहां पर यह लोड प्रतिरोध लगा होता है, जिसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुंडलियां है वो एक दूसरे के ऊपर भी लिपटी हो सकती है, और या इस तरीके से जैसे हमने डायग्राम दिखाया, एक व्यापक मैंने डायग्राम आपके सामने पुट किया है। हम आगे इनमें ऊर्जा हानियों में पढ़ेंगे कि दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर भी लपेट सकते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण लाइन कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच कोई विद्युत संपर्क नहीं होता, दोनों चुंबकीय रूप से युग्मित होती। यहां पर ये जो दोनों कुंडलियां है, ये विद्युत रुद्ध तांबे के तार इनके ऊपर लिपटे होते हैं। क्रोड में या दोनों आपस में संपर्क में, विद्युत रूप से संपर्क में नहीं होती है। क्लियर? तो ये है ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति से शून्य होता है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें शक्ति क्षय शून्य होगा। शक्ति से शून्य होने का मतलब है कि निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों बराबर होती है। निवेशी और निर्गत शक्ति दोनों इक्वल होगी, और निवेशी और निर्गत शक्ति बराबर होगी। तो देखिए मैंने यहां पर निर्गत शक्ति, तो निर्गत शक्ति को हम Vs इंटू Is, ये Vs है द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कोयल के सिरों पर वोल्टेज, और Is है सेकेंडरी कोयल से बहने वाली धारा। ये बराबर होती है क्योंकि P बराबर हम जानते हैं V इंटू I होता है, P बराबर VI होता है। तो यहां से निवेश शक्ति के लिए Vp इंटू IP, Vp इंटू IP हम इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से हमारे पास में देखिए एक रिलेशन आ जाता है, Vs अपॉन Vp, Vs अपॉन Vp बराबर IP अपॉन Is। तो ये एक अच्छा रिलेशन हमारे पास में आ गया। इस पर आधारित क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर? देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं कि पहली कुंडली से जुड़ा हुआ सारा का सारा फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर गुजरता है। तो पहली कुंडली से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसको हम EP से पुट करें, जो कि माइनस में NP d फाई अपॉन dt से हम पुट कर सकते हैं। और दूसरी कुंडली से संबंधित जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसको हम ES से लिख दें, क्योंकि दूसरी कुंडली से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो पहली कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के बराबर होगा। सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम ये मानकर चलते हैं कि दूसरी कुंडली में से होकर गुजर रही है। तो दोनों को यदि हम यहां पर इक्वल पुट कर दें, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर हम 3 और 4 को हम बराबर पुट कर दें, 3 और 4 को हम इक्वल पुट कर दें, तो हमारे पास में देखिए ES बट्टे में EP, देखो डिवाइड कर देते हैं हम, यहां से डिवाइड करके एक रिलेशन निकाल लेते हैं। 4 में 3 का भाग लगा रहे हैं, ES लिख दिया मैंने पहले। चलिए देखेंगे, 4
भाग 3 से, 4 के अंदर हम 3 का भाग लगा देते हैं। चलिए देखेंगे तो ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस बट्टे में एन पी, यहां से वी एस अपॉन वी पी, यह आ जाएगा आई पी अपॉन में आई एस। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया जिस पर आधारित क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? फिर आगे देखें, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक चीज यहां पर क्लियर कर लीजिए कि ये कैसे उत्पन्न होती है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकलती है और दूसरी कुंडली में से होती हुई इस तरीके से जाती है। क्लियर? तो एक कुंडली में से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से संबंधित हो जाती है, यहां से जा रही है, दूसरी कुंडली में से भी होकर वो गुजरती है। ओके, तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो तो आवर्ती रूप से चेंज होता है, धारा या वोल्टता का मान इस तरीके से चेंज होता है। हम ये जानते हैं कि वोल्टेज का जो मान है वो समय के साथ में इस तरीके से बदलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कम ज्यादा होती है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण के कारण से दूसरी कुंडली में भी उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अब आप आगे देखें कि ये जो ट्रांसफार्मर में यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं हमारे पास में, यहां से निकल रही है, एक में से तो जा रही है ऐसे जैसे ऊपर की ओर, तो दूसरी में से जाएगी ये नीचे की ओर। यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मैंने डायरेक्शन दिखाई है, तो इनके बीच में जो कलांतर है वीपी और वीएस के मध्य पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। वीपी व वीएस के मध्य कलांतर, मध्य कला कोणों का जो अंतर है वो 180 डिग्री का हो जाता है। पाई या 180 डिग्री आप कह सकते हैं, वो मैंने डायग्राम में आपको ये क्लियर भी कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। नियम लागू होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर के हम यहां पर प्रकार देखने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है। और अभी मैंने आपको क्लियर किया था जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है, वहां पर धारा डिक्रीज होगी। तो यहां पर देखो ये भी है कि धारा को कम करता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्लियर? अब देखिए ट्रांसफार्मर को हम उतना बड़ा डायग्राम न बनाकर उसको एक शॉर्ट में एक डायग्राम के जरिए दिखाते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली यहां पर ये हमने दिखाई है, ये हमने द्वितीय कुंडली दिखाई है, ये हमने दोनों कुंडलियों को दिखाया है। ये हमारे पास में है प्राथमिक कुंडली और प्राथमिक कुंडली को हमने यहां पर P से लिखा है। ये हमारे पास में है द्वितीय कुंडली और द्वितीय कुंडली को S से हमने यहां पर दिखाया है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें कि प्राथमिक कुंडली पर जो वोल्टेज है वो कम होगा, द्वितीय कुंडली पर वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को बढ़ा देता है।
वोल्टेज को बढ़ाने के लिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए। द्वितीय कुंडली में फेरे अधिक, प्राथमिक कुंडली में फेरे कम। यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जो धारा है वो वोल्टेज के अपोजिट होती है। वोल्टेज बढ़ता है जबकि धारा यहां पर घटती है। क्लियर। फिर आप आगे देखें कि अपचयी ट्रांसफार्मर, कि ये वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ाता है। अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है। जब वोल्टेज कम होता है तो धारा बढ़ती है। यहां पर आप ध्यान दें कि यह है प्राथमिक कुंडली, ये हमारे पास में द्वितीय कुंडली, और ये दोनों कुंडलियों के बीच में क्रोड है। तो यहां पर प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज ज्यादा होता है, द्वितीय कुंडली का वोल्टेज कम होता है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, और धारा यहां पर द्वितीय कुंडली के अंदर ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा कम होती है। ये बहुत सारी चीजें हमें यहां पर क्लियर हो गई है अपचयी तथा उच्चयी ट्रांसफार्मर से संबंधित। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर ट्रांसफार्मर की दक्षता से रिलेटेड। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती क्या है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम नीटा से पुट करें, ये बराबर होती है निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात के बराबर। ठीक है। और प्रतिशत दक्षता निकालने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। निर्गत शक्ति को हम यहां पर Vs इंटू Is से पुट कर देंगे। निवेशी शक्ति को Vp Ip से हम पुट कर देंगे। Vs इंटू Is अपॉन Vp अपॉन Ip इंटू 100%। ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र आ चुका है। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी शक्ति तथा निर्गत शक्ति दोनों बराबर होती है। निवेशी शक्ति तथा निर्गत शक्ति बराबर होती है। जब दोनों बराबर होगी तो दक्षता हमारे पास में 100% आ जाएगी। हालांकि हम ये जानते हैं कि व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। जो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होता है, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर के लिए जो दक्षता है, नीटा का जो मान है वो 70% से 90% तक होता है। क्लियर। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता क्योंकि 100% नहीं हो सकती, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए दक्षता भी संभव नहीं है। क्लियर। बात करते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के बारे में। सबसे पहली जो ऊर्जा हानि है, ऊर्जा क्षय, ताम्र ऊर्जा हानि। कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त जो कुंडलियां है वो तांबे की बनाई जाती है या किसी भी पदार्थ की बनाई जाती है, तो उनमें से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, और उस बाधा के कारण से उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा ह्रास होता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में H बराबर I²RT ऊष्मा उत्पन्न होती, जिससे ऊर्जा क्षय होता है। और इस प्रकार की ऊर्जा क्षय को हम ताम्र ऊर्जा हानि कहते हैं। इसको कम करने के लिए कुंडलियों को तांबे के मोटे तारों से बनाया जाता है। देखिए, तांबे का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कम प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध होता है। तांबे के तारों का प्रतिरोध काफी कम होता है। फिर मोटे तार, तो R बराबर होता है रो L अपॉन में A। जब A अधिक होगा तो यहां पर उनका रेजिस्टेंस है वो कम होगा। क्लियर। और उसमें ऊर्जा हानि H बराबर होती है I²RT। तो यहां पर
ए ज्यादा होने पर आर डिक्रीज हो जाएगा, और आर डिक्रीज होगा तो उसमें ऊर्जा हानि भी कम होगी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ताम्र ऊर्जा हानि को कम करने के लिए मोटे तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा ऊर्जा हानि। तो देखिए, भंवर धारा ऊर्जा हानि ट्रांसफार्मर की क्रोड में कुछ बंद वक्रों के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। देखिए, भंवर धाराओं का जो टॉपिक है वो अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं रहा है। भंवर धाराएं ये बंद वक्रों के रूप में धाराएं होती, इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले। बंद वक्रों के रूप में, बंद वक्रों के रूप में कुछ धाराओं का प्रवाह होता है, जिसको हम भंवर धाराएं कहते हैं। क्लियर? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ये उत्पन्न होती है। परिवर्तन के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण से कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में अपव्यय हो जाती है, क्योंकि जो क्रोड है लोहे की बनी हुई है, तो उसमें से जब बंद वक्रों के रूप में धारा का प्रवाह होता है तो वहां पर भी उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है, जिसको भंवर धारा ऊर्जा हानि कहते हैं। इसको कम करने के लिए इसकी क्रोड को पटलित किया जाता है, पट्टिकाओं के रूप में रखा जाता है। एम क्रोड की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए इसमें हम सिलिकॉन को मिलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऊर्जा हानि देखेंगे, सेतिल्य ऊर्जा हानि। तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण से लोहे की क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है, क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रत्यावर्ती धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होती है। हम ये जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये आवर्ती रूप से चेंज होती है, तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक इस तरीके से बदलता है। तत्पश्चात जो क्रोड है वो धनात्मक दिशा में होती, तब ये चुंबकित हो जाती है। दूसरी दिशा में फिर ये चुंबकित होती है तो एक बार ये विचुंबकित होगी, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है, तो बार बार चुंबकन विचुंबकन होता है, जिसके कारण से जो क्रोड है उसमें डोमेन की डायरेक्शन वो लगातार चेंज होती रहती है। तत्पश्चात जो क्रोड है वो गर्म हो जाएगा, जिससे ऊर्जा क्षय होगा। तो इस प्रकार के ऊर्जा ह्रास को हम सेतिल्य ऊर्जा ह्रास कहते हैं। क्लियर? इसको कम करने के लिए क्रोड को कच्चे लोहे या नरम लोहे का बनाया जाता है। आजकल ट्रांसफार्मर की क्रोड को बनाने के लिए परमेलोय एक मिश्र धातु है, परमेलोय का प्रयोग किया जाता है, जो कि लोहे में निकल डालकर बनाई जाती है। क्लियर? फ्लक्स क्षरण हानि। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता, कुछ फ्लक्स हवा में क्षयित हो जाता है। इसको कम करने के लिए द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही लपेट देते हैं। चलिए डायग्राम के जरिए समझेंगे। ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की क्रोड है, और हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राथमिक कुंडली इस तरीके से लिपटी होती है, ऐसे, ठीक है, और द्वितीय कुंडली इस तरीके से लिपटी होती है। यहां पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो बाहर निकलती है, कुछ द्वितीय कुंडली में से होकर गुजरती है, लेकिन सारी की सारी नहीं गुजरती, कुछ हवा में दूसरी तरफ भी चली जाती है।
तो सारा के सारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली में से होकर नहीं गुजर पाती। इसके कारण से फ्लक्स में कुछ कमी आ जाती है और इसके कारण से होने वाली ऊर्जा हानि को हम फ्लक्स सरण हानि कहते हैं। ठीक है, इसको कम करने के लिए द्वितीय कुंडली को प्राथमिक कुंडली पर ही लपेट देते हैं। देखिए, इसका उपाय यह है कि आपके पास में जो ट्रांसफार्मर है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को इस तरीके से रखा जाता है और जो कुंडलियां हैं, कुंडलियां देखिए, प्राथमिक कुंडली हमारे पास में है इस तरीके से, ऐसे एक भुजा के ऊपर लिपटी होती है, ऐसे लिपटी होगी। ये तो हमारे पास में है प्राथमिक कुंडली। अब द्वितीय कुंडली को भी उसी के ऊपर ही लपेट देते हैं। इसी तरीके से दोनों को एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। तो यहां से फ्लक्स सरण के कारण से होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के होने वाले उपयोग। ट्रांसफार्मर आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा। देखिए, अगर टीवी है, फ्रिज, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर आदि में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, प्रेरण भट्टी में, वेल्डिंग कार्य में अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। लंबी दूरी के एसी वोल्टेज के संचरण में, क्योंकि लंबी दूरी तक वोल्टेज के संचरण करने के लिए हमें उच्च वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर से उनको उच्च वोल्टता में कन्वर्ट किया जाता है और लंबी दूरी तक वोल्टेज का संचरण करते हैं। क्लियर? विद्यार्थियों, अब यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns के बीच इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर है उच्चाई, और उच्चाई ट्रांसफार्मर में हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो बढ़ता है। द्वितीय कुंडली के अंदर वोल्टेज ज्यादा, प्राथमिक कुंडली के अंदर वोल्टेज कम। इसके अलावा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी प्राथमिक कुंडली से फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो यहां पर ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ये जो कंडीशन हमने यहां पर पुट की है, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए पुट की है। ये हमारे पास में है उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में कई बार पहले भी आ चुका है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि द्वितीय कुंडली में 2200 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न होता है तथा 50% शक्ति का क्षय हो जाता है, तब द्वितीयक में धारा क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दक्षता है वो 50% दे रखी है। हम दक्षता बराबर जानते हैं निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात है उसी को हम नीटा कहते हैं, नीटा कहा जाता है। तो नीटा की जो वैल्यू है वो 50%, मतलब 50/100 आ जाएगा। शक्ति को हम वोल्टेज और धारा के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से ये हमारे पास में है Vs इंटू IS बट्टे में Vp इंटू IP, ये हम पुट कर देंगे। देखिए, Vs इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। Vs का मान हमें दे रखा है 2200
IS का मान हमें यहां पर पूछा है। VP प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट और प्राथमिक कुंडली में से बहने वाली धारा 5 एम्पियर। तो यहां से देखिए 220 से 220 कैंसिल हो गया, 10 बच गया। 10 के अंदर 5 का भाग ये 2 बार में चला गया और यहां से ये 1/2 आ गया। तो IS बराबर अपने पास में आ चुका है 1/2 इंटू 2, तो 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। क्लियर? ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ट्रांसफार्मर 80% दक्षता के कारण 4 किलोवाट एवं 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक वोल्टेज 200 वोल्ट है तब प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धाराएं क्या होगी? देखिए नीटा अब की बार हमें इस क्वेश्चन के अंदर 80% दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा निवेशी जो शक्ति है निवेशी शक्ति यह हमें 4 किलोवाट दे रखी है। 4 kW मतलब 4 गुणा 10⁻³ वाट हमें दे रखी है। इसके अलावा हमें प्राथमिक कुंडली के अंदर बहने वाली जो धारा है, सॉरी जो वोल्टेज है वो भी हमें यहां पर दे रखा है। प्राथमिक कुंडली के अंदर जो वोल्टेज है उसको हम VP से लिख दें और ये हमें 100 वोल्ट दे रखा है। साथ में द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टेज है वो हमें 200 वोल्ट दे रखा है। क्लियर? अब हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। नीटा बराबर अपने पास में होता है निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बट्टे में निवेशी शक्ति। तो इसको हम निर्गत शक्ति को VS इंटू IS बट्टे में VP इंटू IP से पुट कर सकते हैं। 80% दक्षता है तो 80 बट्टे में 100 बराबर VS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 200 इंटू IS की वैल्यू एक बार यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं। निवेशी शक्ति हमें 4 गुणा 10⁻³ दे रखी है। तो देखिए यहां से अपने पास में IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 गुणा 4 गुणा 10⁻³ बट्टे में 100 गुणा 200। देखिए हमें कितना प्राप्त हो रहा है। यहां से ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 16 एम्पियर आ जाएगा। तो ये तो अपने पास में आ गया IS। अब यहीं से हम देख लेते हैं EP IP हमें यहां पर दे रखा है। प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा है उसकी वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है। देखो इसको हम VP से लिख देते हैं जो कि 4 गुणा 10⁻³ हमें यहां पर दे रखी है। तो IP बराबर 4 गुणा 10⁻³ बट्टे में VP और VP का मान हमें यहां पर 100 दे रखा है। तो IP का जो मान है वो हमारे पास में 40 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो हम पटलित बनाते हैं। इसका रीजन हमने यहाँ पर ऊर्जा हानियों में समझाया है कि जो ट्रांसफार्मर है उसको पटलित बना देते हैं ताकि जो भंवर धारा ऊर्जा हानि है वो कम से कम हो सके। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्ट कर देता है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 2000 फेरे हो तो द्वितीय प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में क्या क्या हमें यहाँ पर दे रखा है। प्राथमिक कुंडली में वीपी की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को हम वीएस से पुट करते हैं 2200 वोल्ट। इसके साथ में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 2000 चक्कर हैं, तो द्वितीय कुंडली में एनएस की जो वैल्यू है वो है 2000। हमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यहां पर पूछी है, तो एनपी यहां पर हमें यहां पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं और उसी रिलेशन का प्रयोग करते हुए यहां पर हम इनका मान ज्ञात करेंगे। देखिए हम वीएस अपॉन वीपी बराबर जानते हैं एन एस बट्टे में एन पी। तो एन पी बराबर अपने पास में आ चुका है एन एस इंटू वीपी बट्टे में वीएस। वैल्यू पुट कर दीजिए 2000 गुणा वीपी 220 बट्टे में वीएस 2200। तो यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 220 से 220 कैंसिल हो गया, 200 फेरे आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 140 और 280 है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है तब द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो देखिए यहां पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी से, जो कि हमें 140 दे रखी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को एनएस से, जो कि हमें 280 दे रखी है, प्राथमिक कुंडली में से बहने वाली धारा 4 एम्पीयर दे रखी है, द्वितीय कुंडली में से बहने वाली धारा हमें पूछी गई है। चलिए एक फॉर्मूला हमने यहां पर देखा कि एनपी बट्टे में एनएस बराबर होता है आईएस बट्टे में आईपी, ये हमने देखा था। तो आईएस बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एनपी बट्टे में एनएस इंटू में आईपी। वैल्यू पुट कर दीजिए, एनपी की वैल्यू हमारे पास में 140, आईपी की वैल्यू है 4, एनएस की वैल्यू है 280। यहां से 140 से 280 दो बार में कैंसिल हो गया, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 एम्पियर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि। देखिए वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, धारा कम ज्यादा हो सकती है, बट हमने एक जगह पर आपको यह भी कहा था कि जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जो कि ट्रांसफार्मर पर आधारित था। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट कुछ वीडियोज में हम सोल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।